Welcome to Ajmal IAS Academy. Today we'll be discussing current affairs from 26th of December to 1st of January. So let's start. Today's news are the following. Venezuela's resource curse, बैंकिंग सेक्टर हेल्थ से रिलेटेड एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, बैंक फ्रॉड से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एंड हम जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए हैं 2025 में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड द लास्ट आर्टिकल वुड बी ऑन ओपीएम चैलेंज इन इंडिया, इलीगल जो ओपीएम कल्टीवेट की जा रही है इंडिया में उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा वेनेजुला क्राइसिस के बारे में, यूएस ने जो अटैक किया है वेनेजुला में, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, वेनेजुलास रिसोर्स कर्स, वेनेजुलास रिसोर्स कर्स। तो देखिए, द न्यूज़ इज रिलेटेड टू डिस्पाइट ऑफ हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल, येट वेनेजुला फेसेस क्राइसिस विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी। वेनेजुला के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, 303 बिलियन बैरल्स ऑफ oil reserves are there with Venezuela, yet it faces economic shortages। ठीक है, तो जो है देखते हैं इसमें कि क्यों ये इशू हो रहा है। तो देखिए, वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपना जो पूरी इकोनॉमी थी उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया, उन्होंने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया। किस चीज़ पे डिपेंडेंट बनाया? एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल से। ठीक है, सो over dependence on export of oil leading to failure to diversify away from oil exports left the economy vulnerable। मतलब कि वेनेजुएला गवर्नमेंट ने ऑयल का जो एक्सपोर्ट किया और उससे जो फंड्स कमाए उसको डाइवर्सिफाई, उसको अलग अलग सेक्टर्स में नहीं लगाया। जैसे अबू धाबी या फिर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ने जो पैसा कमा रहे हैं एक्सपोर्ट्स, ऑयल एक्सपोर्ट करके, उसको वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में लगा रहे हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी डेवलप कर रहे हैं, सोवरीन वेल्थ फंड्स क्रिएट कर रहे हैं, जो है टूरिज़्म हब्स बना रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में। वेनेजुएला ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने जो भी पैसा कमाया ऑयल एक्सपोर्ट से उसको सही से यूज़ नहीं किया, उसने उसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी इंक्रीज़ नहीं करी। ठीक है। सेकंड इशू वाज इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस से मतलब ये है, जो वहाँ की जो स्टेट कंपनी थी, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी थी PDVSA, तो उस कंपनी में जो पहले जो लोग काम करते थे वो ज़्यादातर प्रोफेशनल्स थे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट था उसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उन प्रोफेशनल मैनेजर्स को, उन प्रोफेशनल जो स्किल्ड लेबर्स थे उनको हटाया, एंड उनकी जगह पे जो है उन्होंने अपने लॉयलिस्ट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट ऑयल कंपनी एंड वीक गवर्नेंस अंडरमाइंड एफिशिएंसी। मतलब कि जो भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, जो टॉप मैनेजर्स थे, जो टॉप वर्कर्स थे, उनको हटाया और उनकी जगह उन लोगों को लेके आए जो गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट थे, जिसकी वजह से उस ऑयल कंपनी की एफिशिएंसी डिक्लाइन करी, एंड एज अ रिजल्ट धीरे धीरे आउटपुट ऑफ दैट स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी, जो कि मेजर कंपनी है वहाँ पे, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रही थी, उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ। नेक्स्ट, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हर्डल्स। ठीक है, अच्छा, वेनेजुएला में जो ऑयल मिलता है वो हैवी क्वालिटी का क्रूड होता है, विच इज़ क्वाइट हैवी क्रूड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस क्रूड ऑयल को यूज़ करना, उसको एक्सट्रैक्ट करने में हैवी टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ता है, एंड जो स्टेट कंपनी थी वेनेजुएला की, उसने उस टेक्नोलॉजी को अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दैट कंपनी डिक्लाइंड। सो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हर्डल्स, हैवी क्रूड रिक्वायर्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट विच फॉल्टर्ड। गवर्नमेंट ने जो भी पैसा कमाया ऑयल के एक्सपोर्ट से, उस पैसे से वेलफेयर स्कीम्स चलाई, ठीक है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, एंड एज अ रिजल्ट जो री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था उनको अपनी ही ऑयल कंपनी में, वो उन्होंने नहीं किया। जो टेक्निकल अपग्रेडेशन करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट the whole economy of Venezuela was dependent on oil export, and as a result production of oil declined, and as a result the economy went into crisis. Fourth reason was sanctions and mismanagement. Sanctions and mismanagement, basically US ने वेनेजुएलन गवर्नमेंट के ऊपर sanctions लगाए, इकोनॉमिक sanctions लगाए with respect to countries buying oil from Venezuela, जिसकी वजह से वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स और डिक्लाइन करे। बट सैंक्शंस लगाना मेजर रीज़न नहीं था वेनेजुएलन इकोनॉमी का डिक्लाइन होने का, बट इट वाज बेसिकली अंडरलाइंग इश्यूज ऑफ लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, विच वाज द मेन रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ वेनेजुएला एंड इट्स इकोनॉमी। सैंक्शंस ने बस थोड़ा सा इसको जो है और एक्सपोज किया कि कैसे ग्रॉस लेवल पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेनेजुएलन इकोनॉमी। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़ रिलेटेड टू वेनेजुएला एंड इट्स ऑयल क्राइसिस।
इसमें दो टर्म्स रिलेटेड हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. वन इज रिसोर्स कर्स एंड द अदर वन इज डच डिजीज. ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर सिग्निफाई कर रहे हैं कि अगर किसी कंट्री में नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वो कंपनी, वो देश उस अपनी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट वो अपने देश की कैपेसिटी डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डेवलप करना, अपना पोटेंशियल बढ़ाने पे फोकस नहीं करेगा, जबकि वो सिर्फ फोकस करेगा उन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करें और उसको एक्सपोर्ट कर सकें, उससे पैसे कमा सकें. ये बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड टू रिसोर्स कर्स एंड डच डिजीज. एंड जब कोई कंट्री ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन और उसके एक्सपोर्ट पे, तो उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत वल्नरेबल हो जाती है, जैसे हमने देखा वेनेजुएला के केस में. सो बोथ द टर्म्स आर रिलेटेड विद दिस issue only, resource curse, the paradox where resource rich countries exhibit poor economic performance. Dutch disease, resource exports crowding out other sectors like manufacturing. So both the terms are related with the same thing. All right, so let's move forward. The next news is related to gross NPA. Gross NPA. तो बेसिकली देखिए क्या होता है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट्स होते हैं बेसिकली, बैंक्स जब किसी को लोन देता है तो अगर 90 डेज तक जिस इंसान ने, जिस फर्म ने, जिस कंपनी ने लोन लिया है, 90 डेज तक अगर कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं किया है, सो दैट लोन टर्न्स आउट टू बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर अ बैंक. ऑलराइट, तो बेसिकली उसी पे ही आर्टिकल है. 20 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 2020 से 25 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 2011, 12, 13 के टाइम पे जो इंडिया में ग्रॉस एनपीए था, वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास था. कितने परसेंट के आसपास था? 12% के आसपास. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये समझें कि अगर 100 लोन्स एक बैंक दे रहा है तो उसमें से 12 लोन्स डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, पे बैक नहीं कर रहे हैं बैंक को, ठीक है, तो उसी पे ही न्यूज़ आई है कि बैंक्स का एनपीए बहुत तेज़ी से डिक्लाइन किया है एंड करेंटली इट्स एट अ वेरी लो पॉइंट, इट्स लाइक 2.1%. सो ग्रॉस एनपीए राइट नाउ इज़ 2.1%, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. अगर मैं इसको ऐसे समझाऊँ आपको कि अगर कोई बैंक 100 लोन्स दे रहा है तो सिर्फ 2 लोन्स डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और 20 से 25 साल पहले 100 में से 12 लोन्स डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, एंड दैट वाज द इशू. सो दिस न्यूज़ वाज ऑल अबाउट दिस. ऑलराइट, अच्छा, गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए इसमें जिसकी वजह से ये एनपीए क्यों डिक्लाइन किया है. सो उन इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं. द इम्प्रूवमेंट इन असेट क्वालिटी, जो अब कम एनपीए आ रहे हैं, इज़ नॉट एक्सीडेंटल बट द रिजल्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क. तो क्या इनिशिएटिव्स लिए थे आरबीआई ने, उनके बारे में देखते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या लिया था. सो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लिया था गवर्नमेंट ने, वो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ये बेसिकली एक कोड बनाया था गवर्नमेंट ने, और इस कोड के अंडर अगर किसी इंसान ने लोन लिया है तो उस लोन का टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए? टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होना चाहिए था. पहले अगर किसी इंसान ने लोन लिया है तो सरफेजी एक्ट है, ठीक है, ऑल दीज सरफेजी एक्ट के अंडर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था लोन का अमाउंट को रिकवर करने में बैंक्स को, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स. लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के आने से अब रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और एक टाइम बाउंड मैनर में होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट उन्होंने किया असेट क्वालिटी को रिव्यू करने की बात कही. आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर, स्पेशली बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा एंड इंश्योर किया कि बैंक्स अगर कोई लोन दे रहे हैं तो जो है जिस इंसान को लोन दिया जा रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जाए, सही पीपल हु हैव अ गुड क्रेडिट रेटिंग उनको लोन दिया जाए, और ऐसा करने की वजह से भी हमारे एनपीएस डिक्लाइन किए हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. आरबीआई ने ये भी एक इनिशिएटिव लिया जिसमें अगर कोई बैंक है जो अच्छी लेंडिंग नहीं कर रहा है या फिर क्रेडिट वर्दीनेस नहीं चेक कर पा रहा है, या कोई बैंक है जिसके पास बैड लोन्स ज़्यादा हो गए हैं, तो इमीडिएटली जो है आरबीआई ने उस बैंक के ऊपर फ्रीज करा, उस बैंक को ज़्यादा लोन्स देने के लिए मना किया, नई ब्रांचेस खोलने के लिए मना किया.
एग्रेसिव लेंडिंग करने से मना किया। ठीक, मतलब इट्स लाइक अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसका एनपीए बढ़ रहा है तो तुरंत आरबीआई ने उस बैंक की फंक्शनिंग पे फोकस किया एंड उसको डिफ़ॉल्ट करने से बचाया, ज़्यादा एग्रेसिव लेंडिंग करने से बचाया, लिमिटेड फंड्स एज लोन्स देने के लिए प्रेशराइज किया। ऑल राइट, सो दीज आर द 3 रिफॉर्म्स विच government and the RBI has taken to reduce NPA in a country, and as a result of which gross NPA of this country has declined to a very minimum level, that is 2.1% right now, which was 11% during the era of this 2011 and 12. All right, so let's move forward. The next news is related to the paradox of bank fraud. The paradox of bank fraud. So in this news, it is the news basically says कि इंडिया में फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स बहुत तेज़ी से रिड्यूस हुए हैं, कम हो गए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। बट बैंक फ्रॉड्स के नंबर तो रिड्यूस हो गए हैं, बट द अमाउंट जो बैंक फ्रॉड्स में इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कि इंडिया में छोटे लेवल पे बैंक फ्रॉड्स कम हो गए हैं, ठीक है, सो नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स कम हो गए, बट जो बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मतलब अब छोटी छोटी चोरी नहीं हो रही है, बड़ी चोरियाँ, बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो चोरी हैं वो कम हो गए हैं। तो बेसिकली चोरी का नंबर कम हो गया लेकिन बड़ी चोरियाँ हो रही हैं। सो एन आरबीआई रिपोर्ट रिवील्स कॉम्प्लेक्स ट्रेंड while the number of fraud incidents is declining, the total amount involved has risen sharply, indicating a shift towards fewer high value frauds. तो कम चोरी हो रही है लेकिन बड़ी वैल्यू की चोरी हो रही है। पहले क्या था, चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऑल राइट, ठीक है। की फाइंडिंग्स क्या है? द सर्ज इन वैल्यू इज ड्रिवन बाय लार्ज एडवांस रिलेटेड फ्रॉड्स इन कॉर्पोरेट लोन अकाउंट्स, highlighting weak credit appraisal and monitoring for big ticket lending. So basically the report says कि जो हमारे बैंक्स हैं वो कॉर्पोरेट हाउसेस को बहुत ज़्यादा लेंड कर रहे हैं, और वाइल लेंडिंग टू बिग कंपनीज एंड बिग कॉर्पोरेट हाउसेस वो उनकी क्वालिटी रिव्यू नहीं कर रहे हैं, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बट द थिंग इज कहीं ना कहीं फ्रॉड्स का नंबर कम हुआ है, तो आइए देखते हैं कि क्यों कम हुआ है। देखिए, मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड्स, ठीक है, आरबीआई ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रखी हैं बैंक्स को विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड्स। अगर कोई फ्रॉड होगा तो इमीडिएटली किसी भी बैंक को इमीडिएटली आरबीआई को बताना पड़ेगा, आरबीआई से छुपाने का नहीं है, बिल्कुल जो है इमीडिएटली द बैंक्स विल हैव टू टेल आरबीआई दैट द फ्रॉड हैज़ बीन टेकन प्लेस इन देयर बैंक्स। ठीक है, प्रोएक्टिव डिटेक्शन ये भी आरबीआई का एक फ्रेमवर्क है। आरबीआई ने डायरेक्ट किया है बैंक्स को कि इफ द लेंडर्स के ऊपर एक चेक रखने का कि लेंडर्स क्या टाइमली इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनकी कंपनीज के सेल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, सो दैट इमीडिएटली इफ एनी बैड थिंग रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट हाउसेस विच हैव टेकन लोन्स, अगर कुछ होता है तो इमीडिएटली बैंक्स एंड आरबीआई के नोटिस में आ सके। सो प्रोएक्टिव डिटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फ्रेमवर्क। ठीक है, द नेक्स्ट इज केवाईसी नॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया है आरबीआई ने। तो जिस इंसान को भी लोन दिया जाएगा तो प्रॉपर केवाईसी नॉर्म्स होंगे, उसमें उसका जो है पूरी आइडेंटिटी के बारे में चेकिंग करनी होगी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म किया है। सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री बनाई है आरबीआई ने, और इस रजिस्ट्री के अंदर अगर किसी इंसान ने एक बैंक के साथ फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड के बारे में इस रजिस्ट्री में आ जाएगा, उस फ्रॉड की डिटेल्स इस रजिस्ट्री में आ जाएंगी, सो दैट द सेम पर्सन कैन नॉट डू अ फ्रॉड विद एनी अदर बैंक। पहले क्या था, एक बैंक से आपने लोन लिया, फिर दूसरे बैंक से लोन लिया, फिर तीसरे बैंक से लोन लिया, एंड इंटर बैंक कोऑर्डिनेशन नहीं था। बट करेंटली द आरबीआई हैज़ कम अप विद सेंट्रल बैंक रजिस्ट्री, एंड अगर किसी इंसान ने किसी एक पर्टिकुलर बैंक से फ्रॉड किया तो इमीडिएटली हिज नेम, हिज आइडेंटिटी, द अमाउंट वुड फ्लैश इनटू दिस फ्रॉड रजिस्ट्री। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल ओवरसाइट गवर्नमेंट बढ़ाई है, एआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम अलर्ट्स। तो रियल टाइम अलर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एआई एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड्स में मैनेज किया जाएगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, हिट्स अ 25 months हाई।
industrial production. So basically the news is related to index of industrial production. Index of industrial production is nothing but it's an index which tell us about how our industries are performing, whether the growth rate in our industries is increasing or decreasing. तो उसी पे ही न्यूज़ आया है कि हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, विच मीन्स कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है. और दिस थिंग इंडिकेट्स दैट इफ़ द ग्रोथ ऑफ आर इंडस्ट्रीज़, स्पेशली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, अगर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स डिमांड इज बीइंग क्रिएटेड इन द इकोनॉमी. ऑलराइट, डिमांड इज बीइंग क्रिएटेड इन द इकोनॉमी विच विल रिजल्ट इन फर्दर जॉब क्रिएशन. तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी एक सही ट्रजेक्ट्री पे है, एक सही पाथवे पे है. तो उसी के बारे में बात की गई है इस इंडेक्स में. India's index of industrial production has grew up by 6.7% in November. The fact is not important, but the crux of the news is important. ठीक है, 6.7% in November, signaling a robust revival in industrial activity. ठीक है, तो अगर आप इसका वो देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि नवंबर के मंथ में मैक्सिमम ग्रोथ रही है, मैक्सिमम ग्रोथ. ऑलराइट, ठीक है, फाइन. अच्छा, जो ग्रोथ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आई है दैट इज कैपिटल गुड्स ड्रिवन ग्रोथ. अच्छा, जब कैपिटल गुड्स ड्रिवन ग्रोथ है बेसिकली, तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मशीन्स बन रही हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है, विच मीन्स कि हमारी इकोनॉमी ये सिग्नल कर रही है कि कहीं ना कहीं मशीन्स की डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ रही है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में जो है इन्वेस्टमेंट साइकिल बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि नई नई फर्म्स जो हैं वो मशीन्स को डिमांड कर रहे हैं. मशीन्स डिमांड कर रहे हैं मतलब फर्म्स अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहती हैं. फर्म्स अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहती हैं, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं एक अच्छी डिमांड क्रिएट हो रही है हमारी इकोनॉमी में, विच इज़ अ गुड साइन, बिकॉज मोर डिमांड मीन्स मोर परचेजिंग पावर मीन्स मोर जॉब्स. ऑलराइट, सो आगे देखते हैं. तो ये न्यूज़ थी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. आगे थोड़ा सा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है हमारा, इसका पर्पस क्या है? इट मेजर्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. तो हमारी इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कैसा उनका ग्रोथ है, उसके बारे में ये इंडेक्स बताएगा. इट इज़ पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बेसिकली NSO इसको रिलीज करता है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. और उसका बेस ईयर जो है वो है 2011-12. जो बेस ईयर है इसका वो है 2011-12. आगे देखते हैं. इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो मैक्सिमम कंपोनेंट है, जो मैक्सिमम वेटेज रखता है इस इंडेक्स में, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो 77.63% इज द वेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन दिस इंडेक्स. तो अगर ये इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, फाइन. So there is this wrap up of all the important reforms being undertaken in the year of 2025. So let's look forward for these reforms और कैसे ये एक विकसित भारत बनाने में जो है हेल्प करेंगी बाय हम लोगों को बाय 2047, उसके बारे में बात की गई है. ठीक है, तो क्या मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं हमारे यहाँ? टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं हमारे यहाँ, टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए गए हैं. तो हमारे टैक्स रूल्स को सिंपल बनाया गया है, आसान बनाया गया है, जिससे कि टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज़ हो, टैक्स से रिलेटेड लॉज कम रहें, कंफ्यूजिंग ना रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स फाइल करें. ठीक है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 हैज़ बीन ब्रॉट इन टू रिप्लेस द 1961 लॉ. इट एम्स फॉर सिंपल लैंग्वेज, फेसलेस प्रोसेसेस, इंटरैक्शन कम करें ताकि करप्शन रिड्यूस हो सके, फेसलेस प्रोसेसेस एंड हायर कंप्लायंस. ठीक है, पहला जो हमारा रिफॉर्म था वो उससे रिलेटेड है. दूसरा हमारा रिफॉर्म है रिलेटेड टू GST 2.0. GST तो खैर हम काफ़ी पहले ले आए थे, GST 2.0. और GST 2.0 में आप देखेंगे कि पहले 4 GST में पहले 4 रेट ऑफ टैक्सेस थे, जिसको गवर्नमेंट ने इस बार रिड्यूस किया है और 2 रेट ऑफ टैक्सेस आए हैं. और फर्दर इसको और सिंप्लीफाई किया गया है, जिससे कि स्मॉल शॉप ओनर्स, स्मॉल बिजनेसेस आसानी से GST फाइल कर सकें और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. सो मूव टूवर्ड्स अ सिंप्लीफाइड 2 स्लैब स्ट्रक्चर दैट इज 5% एंड 18%. फोकस इज ऑन फास्टर रिफंड्स एंड ईजियर कंप्लायंस. ठीक है, तो 2 बड़े बड़े रिफॉर्म्स लिए गए हैं.
with respect to direct taxation and indirect taxation. अगला रिफॉर्म हमने जो लिया है वो लिया है लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड। देखिए 29 सेंट्रल लॉज थे लेबर से रिलेटेड, उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। ठीक है, 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इससे क्या होगा, लेबर लॉज से कंप्लायंस इजी होगा। ऑलराइट, लेबर लॉज सिंपल रहेंगे, अननेसेसरी कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज नहीं रहेगा। एंड इसी के साथ साथ जो नए लेबर लॉज हैं इसमें गिग वर्कर्स को भी कवर किया गया है। गिग वर्कर्स मतलब people who work in Zomato as delivery agents, e-cart delivery agents, all these। ठीक है, तो उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो लेबर रिफॉर्म्स हैं ये सोशल सिक्योरिटी ऑफ आर लेबर्स उस पर भी ध्यान रखे हुए हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट इट एंश्योर्स दैट गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम्स इनटू आवर कंट्री एंड लेबर लॉज डू नॉट एक्ट एज एन इम्पेडिमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू रूरल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने अभी मनरेगा स्कीम में जो है चेंजेस करके उसका नाम चेंज किया है और उसी के साथ साथ नंबर ऑफ डेज द वर्क विच इज टू बी गिवन अंडर मनरेगा हैज बीन इंक्रीज्ड टू 125 डेज। ऑलराइट, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जो है हमारा दिस थिंग जो 2025 में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लिए गए हैं। इसी के साथ साथ एमएसएमई को सपोर्ट हमारे यहाँ बढ़ाया गया है। ठीक है, एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंजेस एक्सपैंड किया गया है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हमने जो है 25,000 करोड़ का एलोकेशन किया है न्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो दीज आर रिफॉर्म्स विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू the economic growth in the country. Okay, so now the last news which is related to internal security in the country, so let's take up that news as well. ठीक है, तो there has been a recent report कि illegal cultivation in our country with respect to opium is increasing. ठीक है, and why is this illegal cultivation of opium is increasing, we'll discuss about it. So let's see the news. Despite of a legal framework for opium cultivation for pharmaceuticals, India faces a revival of illicit production and trafficking, exposing serious governance gap. So basically ये कह रहे हैं कि इंडिया में लीगली ओपीएम उगाने के लाइसेंसेस दिए जाते हैं। क्यों लाइसेंसेस दिए जाते हैं? बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ ओपीएम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो दवाएं बनाई जाती हैं उसमें ओपीएम का इस्तेमाल होता है। तो इंडिया उन कुछ कंट्रीज़ में से है जिसको लीगली अलाउड है ओपीएम कल्टीवेशन करना विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, फाइन, बट द चैलेंज लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी, नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट एंड सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। बट इनका कहना ये है कि गवर्नेंस इशू की वजह से हमारे देश में इलीगल ओपीएम कल्टीवेशन बढ़ रही है। ठीक है, हम देखेंगे क्या चैलेंजेस हैं, क्यों बढ़ रही है, बट उससे पहले लेट अस लुक एट द रीजन्स जहाँ पे इलीगल ओपीएम जो है कल्टीवेट की जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में, एमपी के ये लोअर साइड एमपी, नीमच, मंदसौर रीजन्स। ठीक है, चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान एंड प्रतापगढ़ एमपी। तो ये राजस्थान एमपी का जो बेल्ट है, इंटरसेक्शन है, इस रीजन में जो है इलीगल ओपीएम कल्टीवेशन बढ़ती देखी जा रही है। ऑलराइट, तो देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलीगल ओपीएम प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। ठीक है, पहला रीज़न जो है डाइवर्जन फ्रॉम लीगल कल्टीवेशन। हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स जो हैं उनको लाइसेंसेस मिले हैं कुछ फार्मर्स को कि वो लीगली कल्टीवेट करें ओपीएम, बट बिकॉज ऑफ डिलेड पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, लेस पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोक्योरमेंट ऑफ ओपीएम, जो हमारे फार्मर्स हैं वो दे आर डाइवर्टिंग देयर लीगली कल्टीवेटेड ओपीएम टू ड्रग ट्रैफिकर्स। ठीक है, तो लो ऑफिशियल प्राइसेस, तो लो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हो गया, डीलेड प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट बहुत डीलेड प्रोक्योरमेंट कर रही है, एंड स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोक्योरमेंट ऑफ ओपीएम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फार्मर्स ज़्यादा ग्रो करते हैं ओपीएम को एंड इसको मिक्स करते हैं इलीगल ओपीएम के साथ और इसको बेच देते हैं, लीगल ओपीएम के साथ मिक्स करके इलीगल ओपीएम को भी बेचते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नारकोटिक्स नेटवर्क इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है। ठीक है, इंडिया में जो है नारकोटिक्स नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है, जिसकी वजह से फ्री रूट्स मिल रहे हैं जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू ओपीएम। ओपीएम को एक जगह से
दूसरी जगह पहुंचाने में। तो आसानी से जब जो नेटवर्क है ट्रैफिकर्स का वो आसानी से ओपीएम को प्रोक्योर कर रहा है, आसानी से उसको अक्रॉस द बॉर्डर्स अक्रॉस द स्टेट यूज़ कर रहा है, तो उसको लाने ले जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये भी एक रीज़न है कि बढ़ गया है। ठीक है, ट्रैफिकिंग रूट्स फीड मार्केट्स अक्रॉस वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, नेटवर्क्स इंटरसेक्ट विद सिंथेटिक ड्रग्स क्रिएटिंग ए लार्जर इकोसिस्टम। तो आराम से इजीली जो है मार्केट तक पहुंचा पा रहे हैं ड्रग ट्रैफिकर्स, डिमांड है मार्केट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा रीज़न है एनफोर्समेंट का एंड गवर्नेंस गैप्स का। देखिए क्या है ना, एक तो हमारे यहाँ मल्टीपल बॉडीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपिंग ड्रग्स एंड देयर ट्रैफिकिंग, जैसे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट पुलिस अपने आप में काम करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग ट्रैफिकिंग के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए। और इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक अपना कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं देखा गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट एंड गवर्नेंस गैप्स देखे जाएंगे। ठीक है, फर्दर गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही है। जैसे जब पॉपी कल्टीवेशन किया जाता है विलेजेस में, तो उस टाइम पे जो है डिजिटल मैपिंग करनी चाहिए। ठीक है ना, सैटेलाइट के जरिए इमेजिंग, सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ पॉपी कल्टीवेशन हुआ है एंड कितना लीगली प्रोड्यूस किया गया है, कितना इलीगली डाइवर्ट किया गया है। सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, एंड साथ ही साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग जो है ये बेसिकली ये किसी एक स्टेट से रिलेटेड नहीं है। ये एक स्टेट में ओपीएम उगाया जाएगा, दूसरे स्टेट में बेचा जाएगा। तो स्टेट टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों को कोहेरेंस में काम करना पड़ेगा इफ दे वांट टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग इन आवर कंट्री। ऑलराइट, तो अब क्या करना चाहिए? तो देखिए बेसिकली क्या करना चाहिए इसमें सबसे पहला सोल्यूशन है वो रिफॉर्म करना चाहिए जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है गवर्नमेंट का विद रिस्पेक्ट टू ओपीएम। टाइमली पेमेंट्स दें, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस बढ़ाएं विद रिस्पेक्ट टू ओपीएम, डिले ना करें पेमेंट्स को। ऑलराइट, सो ऐसे कुछ अगर हम रिफॉर्म्स लेंगे तो उससे फ़ायदा रहेगा। एंश्योरिंग फेयर प्राइसिंग, टाइमली पेमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर फार्मर्स। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करें, क्रॉप एनालिटिक्स का इस्तेमाल करें, जियो टैगिंग का इस्तेमाल करें, जिससे कि जितनी भी क्वांटिटी में कल्टीवेशन हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी में प्रोक्योरमेंट हो जाए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास ये डेटा रहेगा कि कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, कितना क्वांटिटी में कल्टीवेशन हुआ है, तो उसी के हिसाब से प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करेगी, तो डाइवर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। फिर एनफोर्समेंट बढ़ाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बीच में, इंटर स्टेट पुलिसिंग के बीच में जो है हमको कोऑर्डिनेशन लेके आना पड़ेगा। उससे जो है ड्रग ट्रैफिकिंग पे एक बहुत, दिस विल टेक अ हेवी ब्लो ऑन ड्रग ट्रैफिकर्स। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग रूरल कम्युनिटीज़। सपोर्टिंग रूरल कम्युनिटीज़ को हम कैसे करेंगे? जहाँ जिन जिन एरियाज़ में आप देख रहे हैं कि दिस थिंग ज़्यादा ही एडिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, उन विलेजेस में, उन एरियाज़ में हम और ज़्यादा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलें, डी एडिक्शन सेंटर्स खोलें। तो इससे क्या होगा, डिमांड डिक्लाइन करेगी विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, तो उससे भी जो है हमारा इलीगल ओपीएम कल्टीवेशन कंट्रोल में आएगा। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, ठीक है, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट दें लोगों को। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।